कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 कृषि से संबंधित विधेयक या अधिनियमों को वापस लेने के बाद श्रम कानूनों का विरोध और भी प्रचुर हो चला है। श्रम कानूनों का विरोध उनके प्रथम दिन से है, क्योंकि दोनों ही पक्ष, चाहे वो श्रमिक संगठन हो या श्रमिक हो या नियोक्ता वर्ग हो, दोनों ही इसका विरोध प्रथम दिन से करते आ रहे हैं। दोनों को लगता है कि इसमें कुछ बड़ी बड़ी खामियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है। अतः अब कृषि बिलों की वापसी के बाद इसका विरोध और तेजी से और प्रखरता से और प्रचुरता से होने की संभावना बढ़ गई है। आइए इनको एक एक करके बात करते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में मजदूरी संहिता या वेतन संहिता पास की और वर्ष 2020 में 3 अन्य संहिता हैं: औद्योगिक श्रमबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं काम करने की स्थिति संहिता। इन तीनों को पास किया, लेकिन अभी तक इनको लागू नहीं किया है। संसद द्वारा पारित श्रम कानूनों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन इन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया। अब उन्हें तीव्र विरोध की संभावना का सामना करना पड़ रहा है। उसके कुछ प्रमुख कारण हैं, क्योंकि पहले भारत सरकार ने इसमें डिले की है, आपस का तालमेल कह सकते हैं या कुछ और बात कह सकते हैं। लेकिन अब जब किसानों के 3 बिल एक लंबे प्रोटेस्ट के बाद, लंबे आंदोलन के बाद वापस हुए, तो लोगों ने ऐसा महसूस किया कि अब हम भी इनको अधिक प्रचुरता से, अधिक प्रचंड वेग के साथ इनको प्रोटेस्ट में ले जाएंगे और भारत सरकार जब तक इन्हें ठीक करके पुनर्लागू करने की बात नहीं करेगी तब तक हम आंदोलन करेंगे, ऐसा लोगों ने बोलना शुरू किया है। और किसान आंदोलन के बाद यह संभावना अधिक प्रचुरता से विपक्षी दल भी कह रहे हैं। इनके लिए नवंबर 11 को हमारे भारत सरकार द्वारा मान्यता जो 10 प्रमुख श्रमिक संगठन हैं, उन्होंने भारतीय मजदूर संघ को छोड़ करके, क्योंकि वह आरएसएस से संबंधित है या जो आज वर्तमान में केंद्र में सरकार है उससे संबंधित है, उसे छोड़ करके बाकी सबने यह निर्णय लिया कि हम 26 नवंबर को एक डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और आने वाले शीतकालीन सत्र में जो फरवरी में होगा उसमें 2 दिन की हड़ताल करेंगे या 2 दिन का प्रचुरता के साथ इनका विरोध करेंगे। उसके 2 कारण वह कहते रहे हैं। नंबर 1 तो ये एंटी लेबर है, इससे श्रमिक का शोषण बढ़ेगा, चाहे वो काम करने के घंटे हों या और जो श्रम कानूनों में और ढील दी गई है, जो थोड़ी सी सरलता करने की बात की है, उससे श्रमिक संगठन ऐसा मानते हैं कि श्रमिकों का शोषण हो सकता है। नंबर 2, जो हमारा नियोक्ता वर्ग है वह ऐसा मानता है कि जो इसमें वेज की परिभाषा दी गई है, जिससे 50% से अधिक अलाउंस होने के बाद स्वतः ही वो बेसिक वेज में जोड़े जाएंगे, तो उन पर जो लंबे समय के अंशदान है, चाहे वह ग्रेच्युटी का हो चाहे वो और किसी रूप में हो, वह भार, वित्तीय भार अधिक होगा और उस भार को मध्यम वर्गीय उद्योग या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वह सहन नहीं कर पाएगी, ऐसा पहले से लोग कहते रहे हैं। अब इसके कुछ और प्रमुख कारण हैं जिन्हें हम समझते हैं और फिर उनकी बात करते हैं कि इसमें इतनी डिले क्यों हुई और किन किन कारणों से हुई। इसके प्रमुख 4 कारण हैं। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में यह मानती है, वह खुद ऐसा महसूस करती है कि इन नोटिफिकेशंस के आने से इनका विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनका पॉलिटिकल विरोध अधिक होगा, एग्जीक्यूटिव पार्ट पर विरोध कम होगा। उन्हें ऐसा क्यों लगता है वो बेहतर जान सकते हैं। नंबर 2,
सेंटर हैज पुश्ड द ओन टारगेट। अभी जो यह वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें जून तिमाही के और सितंबर तिमाही के जो अक्टूबर में आने थे उन आंकड़ों को और बढ़ा चढ़ाकर और उनको दिखाने के लिए भारत सरकार ने खुद इनमें ढील बरती ताकि हमारा जो ग्रोथ का आर्थिक विकास का आंकड़ा है वह ठीक हो जाए। लेकिन अब 5 राज्यों में, वो भी प्रमुख राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए इसको लागू करने में उनको लगता है कि जैसे किसानों ने अभी आंदोलन करके प्रोटेस्ट करके 3 बिल लागू नहीं होने दिए, तो हो सकता है कि यह चारों श्रम संहिताएं भी उसी भाव में समझ ली जाए और उतना ही इनका प्रचंड विरोध हो। तो ऐसा उनको लगता है, इसलिए उन्होंने इसको जानबूझ करके डिले किया। नंबर 3, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच रिफ्ट है वह इस बात से स्पष्ट नजर आती है कि अभी तक केवल 1 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद केवल 10 राज्यों ने अपने से संबंधित रूल्स बनाकर केवल प्रकाशित किए हैं, बाकी अन्य राज्य अभी भी चुप बैठे हैं। और नंबर 4, यह सेंट्रल यह चाहता है कि यह संपूर्ण भारत में एक साथ एक ही दिन लागू किया जाए, और एक दिन लागू तब तक नहीं हो सकता जब तक सारी राज्य सरकारें इससे संबंधित अपने रूल बनाकर, उपनियम, नियम बनाकर इनको प्रकाशित ना कर दें, क्योंकि यह हमारे संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो इशू होते हैं उनमें राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार दोनों की सहमति होना आवश्यक है। इसीलिए इन कोडों को पालन करने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों की सहमति एक साथ होना आवश्यक है। और जो अभी तक 1 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद, या मैं यूं कहूं जो हमारी मजदूरी संहिता है उसको तो लगभग 2 साल होने को है, सामंजस्य नहीं बन पाया है, उसका प्रमुख कारण ही राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच का रिफ्ट स्पष्ट नजर आता है। इसीलिए यह और डिले होते जा रहे हैं। इनमें एक बात और भी है, जो अभी हमारी ट्रेड यूनियंस हैं, जो उनके शिखर के लोग हैं, वो इनके खिलाफ फरवरी 22 में 2 दिवसीय हड़ताल करने की बात कर रहे हैं और इन श्रम संहिताओं के खिलाफ प्रचुरता से विरोध करेंगे। ऐसी खबरें अब जो प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों में, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो ट्रिब्यून हो, नेशनल हेराल्ड हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, मिंट हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, या और अन्य बिजनेस स्टैंडर्ड जैसी मैगजीन हो, सब जगह, या जो लेबर लॉ से संबंधित संस्थाएं हैं जो काम कर रहे हैं, उन सब से ये आवाज सुनाई देने लगी है। इसका एक तीसरा प्रमुख कारण यह भी श्रम संगठन कहते हैं कि भारत सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश के खिलाफ आवाज करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोग तेजी से अब विनिवेश कर इन सार्वजनिक संगठनों को बेचने में लगे हुए हैं। इसीलिए इनके विरोध के स्वर और प्रखर होते जा रहे हैं। आज यदि आपको किसी से भी, किसी श्रम संगठन से, किसी नियोक्ता से बात करें तो इन चारों श्रम संहिताओं से कोई खुश नजर नहीं आता है। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि पुराने सारे जो अधिनियम थे उनको जल्दबाजी में केवल 4 में इकट्ठा कर और कुछ विशेष परिस्थितियों को निर्मित कर विशेष लोगों को लाभ देने के लिए इसको केवल प्रकाशित किया गया है। वास्तविकता मैं नहीं जानता, वो लोग ज्यादा जानते होंगे जो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन विरोध के स्वर बहुत प्रचुर हैं। इसीलिए आज ऐसा लगता है कि अभी इनके पालन में, क्रियान्वयन में और समय लग सकता है। किंतु इसके साथ इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब तक किसी भी देश में श्रम संगठनों से संबंधित, श्रम कानूनों से संबंधित तेजी से नियम, उपनियमों
विकास की गति के हिसाब से नहीं बदले जाएंगे, वह राष्ट्र औद्योगिक तरक्की नहीं कर सकता। अतः दोनों पक्षों को ठीक से समझना होगा, दोनों पक्षों को राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझना होगा, अपना हित छोड़कर राष्ट्र के हित को जानना, उसकी मर्यादा का पालन करना और राष्ट्र धर्म को समझना बहुत आवश्यक होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं अपने सभी साथियों से यह भी निवेदन करता हूं कि आप अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वीकली एक सीरीज चलाए हैं जिसमें पूरे वीक में श्रम संबंधों से या कर्मचारी संबंधों से, एम्प्लॉय रिलेशन पर क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटती हैं, क्या श्रम कानूनों में बदलाव होता है, या सुप्रीम कोर्ट या हमारी राज्य सरकारों, राज्यों की उच्च न्यायालय किस तरह के नए निर्णय श्रम कानूनों से संबंधित देते हैं, वह श्रम कानूनों का इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं, हम उन सब की चर्चा करते हैं। उनमें हम यह भी चर्चा करते हैं कि आज WTO के जितने भी नए नियम हैं जो वर्ल्ड वाइड हमें प्रतिस्पर्धा के युग में और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, अपने खर्चों को कम करने के लिए जो बदलाव आवश्यक हैं, उनको समझने की और उनको लागू करने की बहुत आवश्यकता है। अन्यथा आप समझ सकते हैं कि चाइना और हम, 1980 में चाइना हमसे पीछा था, आज वो हमसे आगे है, और कुछ क्षेत्रों में तो वो टेक्सटाइल का या गारमेंट के क्षेत्र में तो बांग्लादेश जैसा देश हमसे आगे निकल गया है। इसीलिए हम अपने स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर इन कानूनों की मूल भावनाओं को समझकर उद्योग का हित ध्यान में रखते हुए, श्रम संगठनों का, श्रमिकों का हित देखते हुए कानूनों में जो जरूरी बदलाव हैं उन्हें तेजी से करें और तेजी से ही लागू कराएं। उन्हें राजनीतिक समीकरणों से बाहर निकालकर देश के विकास को ध्यान में रखते हुए तेजी से पालन करने के मैं सबसे अपील करता हूं। इसी के साथ आपका मेरा इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।